इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का टर्म बाय सिलेबस हिंदी में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जून जुलाई 2021 में सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज करा है, जिसके आधार पे फर्स्ट टर्म का बोर्ड का एग्जाम अलग होगा तो सिलेबस भी अलग है, और सेकंड टर्म का बोर्ड का एग्जाम अलग होगा जिसका सिलेबस भी अलग है। ठीक है, तो सारी चीज डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने नंबर के टॉपिक पढ़ने हैं, आपको मतलब कितने नंबर का चैप्टर है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो पहले जानेंगे फर्स्ट टर्म का एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से है। तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म का जो क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम होना है, उसमें किसी भी सब्जेक्ट में देखा जाए तो आपका आधा सिलेबस कवर होगा। ठीक है, आधा सिलेबस कवर करवाया जाएगा आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम करवाने के लिए आपका। ठीक है, आधा सिलेबस होना है 50%, और इसे आप फर्स्ट बोर्ड एग्जाम कहोगे। 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा, ध्यान रहे इस बात का। और जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है वो आपका नवंबर दिसंबर 2021 में होना है, मतलब तो नवंबर दिसंबर 2021 में होगा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, जिसमें आपका 50% सिलेबस कवर करवाया जाएगा। भाई किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसे आप टिक मार वाले क्वेश्चन कह देते हो, जिसका आंसर आपको OMR सीट पर फिल करना होगा। जिसमें आपने देखा होगा PSA का पेपर दिया हो तो जिसमें ABCD और जिसमें सही ऑप्शन है उसमें आपको पेंसिल से मतलब कि पूरा ब्लैक करना होता था। तो इस प्रकार से अपनी आंसर सीट आपको जमा करवानी है। ठीक है, तो इस MCQ क्वेश्चन रहेंगे टोटली, लेकिन ध्यान रहे MCQ क्वेश्चन में आपको पैसेज भी देखने के लिए मिलेंगे, और पैसेज में फिर आपका, लेकिन पैसेज के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि इसमें से बताओ कौन सा सही है। तो जो सही है आपको लिख देना है भाई, जाहिर सी बात है, इतना आपको पता होगा। और टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 90 मिनट मिलेंगी, और कितने नंबर का होगा, तो 40 नंबर का होगा। ठीक है, 90 मिनट मिलेंगी फर्स्ट टर्म का बोर्ड का एग्जाम करने के लिए। नवंबर दिसंबर में होगा, टोटली मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और OMR सीट पर रहेगा। मैं ये चीज़ें विस्तार से और जोर देकर दोस्तों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये किसी वीडियो में आपको नहीं मिला होगा, इसलिए हमारी वीडियो पे आप पधारे हो, आपका स्वागत भी है, और इसलिए मैं आपको जोर देकर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको विस्तार से जानकारी मिलती है। और फिर मैं आपके लिए बता दूँ तो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम पैटर्न, तो सेकंड टर्म में भी कॉमन है ये चीज़ें कि 50% मतलब कि आधा सिलेबस आपका सेकंड टर्म में यहाँ पर कवर हो जाएगा। और सेकंड टर्म का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा आपका मार्च अप्रैल 2022 में। ठीक है, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होना है वो सब्जेक्टिव टाइप एक्सप्लेन करना है आपको आंसरों को। ठीक है, यानी कि लिखना है आपको, इस पर विचार करके। वही है कि जैसे विवेचना कीजिए, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है, इससे आप क्या समझते हो, आप न्याय संगत अपना तर्क दीजिए, वगैरह वगैरह आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जिनका उत्तर आप मतलब कि अपने सोच कर लिखना होता है, जिनका उत्तर 1 लाइन से लेकर 2 पेज का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन MCQ क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेंगे आपको सेकंड टर्म के बोर्ड के एग्जाम में, जो आपका पेपर मार्च अप्रैल 2020 में होगा। लेकिन यहां पर टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, क्योंकि पक्की बात है डिस्क्राइब करना है आपको यहां पर। ठीक है, और बाय रिटन होगा, मतलब कि लिखना पड़ेगा आपको, भाई जाहिर सी बात है लिखना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, किताबें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो 2 किताबें लगी हुई हैं आपकी, बता दें तो पहली किताब का नाम है कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति, और दूसरी किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो बात करेंगे फर्स्ट टर्म की ही पहले, कि फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर लगे हुए हैं पहली और दूसरी किताब के अंदर, वो कितने कितने नंबर के हैं। तो जो पहला चैप्टर है पहली किताब में समकालीन विश्व राजनीति में, जो पहला चैप्टर है वो है हमारा शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसमें आप 6 नंबर का आपका ये चैप्टर है, शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो मतलब कि 6 नंबर का है, और पहला चैप्टर है शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और फिर इसमें दूसरा चैप्टर है आपका 2 ध्रुवीयता का अंत, जो 8 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, 8 नंबर का। अगला चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, जो आपका 6 नंबर का चैप्टर है। अब देखिएगा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, डाउट किस बात का आ रहा है मैं आपको बता दूं। आपके मन में आ रहा होगा कि यार किताब के अंदर तो अलग ही दे रखा है सीन, और यहाँ पर ये अलग ही बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपडेटेड सिलेबस है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपको चैप्टर कवर करने, किताबों के ऊपर आपको नहीं जाना है, क्योंकि किताबें अभी आपकी अपडेट नहीं हुई हैं भाई। वो तो 1-1, 2-2 साल
में भी जाके किताबें अपडेट नहीं होती, आपको पता है, ठीक है। अपडेट होता है लेकिन यहाँ तो सीबीएसई ने मतलब बीच में करा है ना, साल के बीच में, भाई जून जुलाई में, ठीक है। क्यों सीबीएसई वो एनसीईआरटी अपनी किताब छापती है तो सभी छापती हैं कंपनियां किताबें, कि वो तो अपना अप्रैल से पहले ही छाप देती, अप्रैल से ही तो आपका सेशन स्टार्ट होता है ना किसी भी क्लास का, मतलब कि आधिकारिक रूप से देखा जाए तो। खैर ये चीज़ें अलग हैं, तो किताबों पे आपको नहीं जाना है, जो चैप्टर के नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको वो ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक कवर करना है, जो टॉपिक मैं आपको उस चैप्टर के अंतर्गत बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है मुद्दा? ओके जी। अगली जो किताब है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति में आपके 3 चैप्टर हैं, और चैप्टरों से याद आया कि ध्यान रहे कि दोनों किताबों में 6-6 चैप्टर हैं, ठीक है। दोनों किताबों में 6-6 चैप्टर हैं और टोटल आपके कितने चैप्टर हो गए? 12, ठीक है। तो दोनों किताबों में 6-6 चैप्टर हैं, तो 3-3 चैप्टर आपके आएंगे, 3 चैप्टर फर्स्ट बुक से, 3 चैप्टर आपके सेकंड बुक से, और इसी प्रकार से फिर सेकंड टर्म में 3 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक से और 3 चैप्टर आपके सेकंड बुक से आएंगे, ठीक है। ओके जी। तो दूसरी किताब में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो आपका 8 नंबर का आएगा इस चैप्टर में, और अगला चैप्टर है नियोजन और विकास, इसमें आपका आएगा 4 नंबर का, ठीक है। आप कहोगे इसमें तो बड़ा कम है, जाहिर सी बात है दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। ये इसमें आपको 4 नंबर का ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, नियोजन और विकास, ठीक है, 4 नंबर का आएगा। और अगला चैप्टर है भारत की विदेश नीति। अब भाई जाहिर सी बात है, भारत की विदेश नीति में तो मतलब कि आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लोगे ना, तो उसमें फॉरेन पॉलिसी अलग से मिलेगा आपको। तो भाई यही है कि अच्छी तरह से कवर कराने के लिए इस चैप्टर को बढ़ाने के लिए 8 नंबर का कर दिया, नियोजन और विकास 4 नंबर का करा छोटा, ठीक है। तो 8 4 8 ये टोटल 20 नंबर का बनेगा। ओके जी। अब देखिएगा 20 नंबर का आपका ये सेकंड बुक के हो गए 3 चैप्टर, और 20 नंबर के हो गए आपके फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर। तो 20 और 20 40, और 40 नंबर का ही आपका फर्स्ट टर्म का बोर्ड का एग्जाम आएगा, ठीक है जी। अब बात करेंगे सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म में फर्स्ट बुक से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड टर्म में हमने मतलब कि आधी बुक तो पहले कवर कर दी फर्स्ट वाली। अब सेकंड टर्म की जो हमारी फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, जिसमें चैप्टर है अब आपका शक्ति के नए केंद्र। यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने सीरियल नंबर डाल रखे हैं, सीरियल नंबर मैंने इसलिए डाल दिए हैं कि 12 चैप्टर हैं टोटल पूरे मतलब कि सिलेबस में देखा जाए तो, ठीक है। तो मैं तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, क्योंकि किताब में आपकी कंपनियों के ऊपर डिपेंड है कि कहीं पे क्या दे रखा होगा, कहीं पे क्या। अगर मैं वो समझाने लगता तो पूरी ज़िंदगी हो लग जाती उसमें, तो है खैर छोड़िए। तो शक्ति के नए केंद्र जो है आपका चैप्टर ये 8 नंबर का है, और दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व ये आपका चैप्टर 6 नंबर का है, और अगला चैप्टर ग्लोबलाइजेशन ये आपका 6 नंबर का है, ठीक है। ओके जी। दूसरी किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो सेकंड टर्म में इस किताब में से बचे 3 चैप्टर, जो है आपका भारत में दल और दलीय व्यवस्था 6 नंबर का आएगा, और अगला चैप्टर है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, जो आपका 6 नंबर का आएगा। ध्यान रहे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान ही है शब्द, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, क्योंकि आपके किताब में नाम ढूंढ कर भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अपडेटेड नाम है इस चैप्टर का। लोकतांत्रिक पुनरुत्थान 6 नंबर का है, और भारतीय राजनीति प्रवृत्ति और विकास 8 नंबर का है, ठीक है। अब वहीं बात करें तो ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म 40 नंबर का बोर्ड का एग्जाम, और सेकंड टर्म 40 नंबर का बोर्ड का एग्जाम, और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रकार से 20 40 और 40 100 नंबर का हो गया। अब बात करेंगे कोर्स कंटेंट के बारे में, कि आपको फर्स्ट टर्म में फर्स्ट किताब में और सेकंड किताब में किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिली होगी, एहसास दिला रहा हूँ, क्योंकि आपको वैल्यू समझ में आए। अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। तो जानते हैं चलिए पहले कि किस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो पहला चैप्टर है शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें आप पढ़ोगे 2 पावर ब्लॉकर्स, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं इसे 2 ध्रुवीयता। याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब कि 2 ही महाशक्तियां बची थी पूरे वर्ल्ड में, एक अमेरिका और एक आपका सोवियत संघ रूस। तो उन्हीं के इतिहास, उन्हीं की लड़ाइयाँ, वो क्यों उत्पन्न हुआ, शीत युद्ध किसे कहा गया, 2 ध्रुवीयता वगैरह वगैरह, वो सारे बस समझाने थोड़ी लगूंगा, वो तो फिर किताबें पढ़ा दूंगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको केवल यही बता दूं तो अच्छा रहेगा कि कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। फिर इसमें आप पढ़ोगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कि भारत और भारत जैसे देश जो नए नए आज़ाद हुए थे, उन्होंने ना तो अमेरिका को अपनाया ना सोवियत संघ रूस को, उन्होंने अपना अलग गुट बनाया कि हम तो इन दोनों गुटों से अलग रहेंगे, यानी कि गुट निरपेक्ष रहेंगे।
तो इस प्रकार से हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव, और वही आपको इसमें पढ़ना है कि ओरिजिन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके जी। फिर इसमें आपको पढ़ना है सेकंड चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इसमें आप पढ़ोगे सोवियत संघ रूस में, फिर आप पढ़ोगे यूनिपोलर वर्ल्ड। इसमें आप पढ़ोगे अगला टॉपिक मध्य पूर्व संकट के अंदर अफगानिस्तान संकट, मध्य पूर्व संकट के अंदर ही है टॉपिक, ठीक है। अफगानिस्तान संकट, खाड़ी युद्ध और लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण का विघटन, ठीक है। इसमें आप मिखाइल गोर्बाचेव से लेकर मतलब कि सोवियत संघ रूस जो था मतलब कि लोकतांत्रिक राजनीति अपनाई और फिर उसका विघटन भी हो गया, तो उसी से कनेक्टेड पढ़ोगे। फिर जब वो सारे राज्य टूट गए, अभी देखिएगा जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, आप टॉपिक पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। फिर आप इसमें पढ़ोगे स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, यानी कि जो सोवियत संघ से टूटने के बाद उन्होंने अपना खुद का मतलब कि ग्रुप बना लिया आपस में, मतलब कि थोड़ा इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए थोड़ा आपस में मिल जुल कर रहेंगे इस प्रकार से, तो जिनका नाम रहा कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, सोवियत संघ रूस से आज़ाद और अलग हो जाने के बाद, ठीक है। CIS नया टॉपिक जोड़ा गया है दोस्तों, आपको किताब में नहीं मिलेगा। और 21वीं सदी का अरब विद्रोह, ठीक है, अरब विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है इसे, और 21वीं सदी का संकट के नाम से भी इसे कह देते हैं, अलग अलग नाम है, बड़ा ही मजा आएगा अरब विद्रोह आपको पढ़ने में, ठीक है। ट्यूनेशिया से यही कहानी है, मुझे याद आया ट्यूनेशिया, तो जिसमें एक व्यक्ति से शुरू होती है और कहाँ राष्ट्रपति के तख्ता पलट तक चली जाती है। खैर मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा यार, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। तो संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो तीसरा चैप्टर है, इसमें आप पढ़ोगे प्रमुख एजेंसियाँ, महासभा, और इसमें आप पढ़ोगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, और इसमें आप पढ़ोगे मतलब इकोसोक, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। इसमें आप पढ़ोगे मतलब कि किस प्रकार से मतलब कि हमारा महासभा के अंदर मीटिंग वगैरह होती हैं, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे मतलब कि एक प्रन्यास परिषद के बारे में, जितने भी प्रमुख एजेंसियां हैं वो पढ़ोगे। इसमें आप प्रमुख एजेंसियां में देखा जाए तो आपको पढ़ना है वैसे तो मुख्य रूप से जो चैप्टर के अंदर है यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख एजेंसियां हैं, ध्यान रहें, ये प्रमुख एजेंसियां हैं। प्रमुख जो इसके अंग हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अलग एक टॉपिक है जिसमें आप पढ़ोगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता, कि इसमें आप पढ़ते हो कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए, तो इसके लिए कौन कौन से लोग विरोध करते हैं, चाइना जैसे देश, तो वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और वही की संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी मुख्य अंग हैं, 5 अंग, वो भी आपको इसमें कवर करने हैं, ठीक है। आपको प्रन्यास वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन आपको टीचर इसको इस चीज़ों को जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही वहाँ से शुरू होता है। लेकिन प्रमुख एजेंसियाँ यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UNSC, इसके विस्तार की आवश्यकता। और वहीं बात करें सेकंड बुक की, स्वतंत्र भारत में राजनीति का फर्स्ट चैप्टर, सीरियल वाइज के अकॉर्डिंग चौथा, क्योंकि 3 चैप्टर ऊपर कवर करा दिए, जिसमें आप पढ़ोगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण, इसमें आप पढ़ोगे। और फिर आप पढ़ोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राज्यों के एकीकरण, यानी कि इसमें आप पढ़ोगे कि रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन मतलब कि इंटीग्रेटेड ऑफ इंडिया, या जितनी भी देसी रियासत थी 565, उनको एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक योगदान, किस प्रकार से उनका बलिदान, या मतलब कि उन्होंने हर चीज़ अपनाई, तो वही सारी चीज़ें हैं, न्यौछावर कर दी देश को एक करने के लिए, तो उन्हीं का ही वही सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इसमें पटेल के बारे में, ठीक है। पढ़ोगे आप विभाजन की विरासत, टॉपिक को ध्यान से समझे, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि भारत का जब विभाजन हो गया तो उसके साथ भारत को विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिली, शरणार्थी समस्या मिली, पुनर्वास समस्या मिली, जिसके ऊपर आप पढ़ोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुनर्वास मंत्रालय से लेकर बहुत सारी चीज़ें, कश्मीर मुद्दा किसको नहीं पता। और फिर आप पढ़ोगे इसमें राष्ट्र के लिए नेहरू का दृष्टिकोण कैसा था, राष्ट्र के लिए नेहरू का दृष्टिकोण में, राष्ट्र निर्माण में नेहरू का दृष्टिकोण कैसा था, कि राष्ट्र का मतलब कि निर्माण करना है, ठीक है, वहीं आप सारी चीज़ पढ़ोगे। इसमें आप थोड़ा बहुत फिर मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ पढ़ लेते हो उससे जुड़ी हुई। फिर आप पढ़ोगे भाषा और राज्यों के भाषाई संगठन पर जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट रहा, राजनीतिक संघर्ष रहा, वो भी आप चीज़ें इसमें कवर करोगे, ठीक है।
अगला चैप्टर है नियोजन और विकास, इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें आप पढ़ोगे भारत के आर्थिक विकास में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग की प्रकृति को बदलना। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, योजना आयोग जो है हमारा इसे आप पढ़ोगे पंचवर्षीय योजना, और इसमें जो मुख्य रूप से आपको जो टॉपिक पढ़ना है ना, जो मोटा मोटा थोड़ा बहुत मतलब कि आपसे पूछा जाएगा, वो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC करके है जहाँ तक है। हाँ ठीक है, तो NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो आप पढ़ोगे, और इसमें आप मुख्य रूप से पढ़ोगे नीति आयोग की प्रकृति को बदलना। ठीक है, मतलब कि इसमें आप पढ़ोगे चेंज ऑफ मतलब कि वो आपका नीति आयोग जो है ट्रांसफॉर्मिंग कमीशन जो बनाया गया है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति बोल देते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में। तो नीति आयोग की प्रकृति को बदलना और NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और थोड़ा बहुत पढ़ोगे बस पंचवर्षीय योजना। वैसे मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको टीचर पढ़ाते हैं पंचवर्षीय योजना, लेकिन आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे पंचवर्षीय योजनाओं पर। ठीक है, और भारत के आर्थिक विकास में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान वगैरह आपको पढ़ाते हैं टीचर, लेकिन जो मुख्य रोल है वो है नीति आयोग की प्रकृति को बदलना, और जो मेन है टॉपिक वो है नया टॉपिक राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, और अगला चैप्टर है भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति के सिद्धांत पढ़ोगे इसमें आप, जिसमें भारत के अन्य राष्ट्रों के साथ बदलते हुए संबंध, जिसमें आप पढ़ोगे अमेरिका के साथ भारत के कनेक्शन कैसे हैं, रूस के साथ, चीन के साथ, इजराइल बड़ी अच्छी, और मतलब कि भारत के बाद दूसरी अगर अच्छी कंट्री देखी जाए तो मेरे अकॉर्डिंग मैं प्राथमिकता दूंगा इजराइल को। तो इसमें आप पढ़ोगे कि इन देशों के साथ भारत के संबंध कैसे, अमेरिका, रूस और चीन और इजराइल के साथ, और भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे बदल रहे हैं, वो आप सारी चीज़ें पढ़ोगे, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार और भारत का परमाणु कार्यक्रम, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, नीति, भारत की परमाणु नीति और भारत का परमाणु कार्यक्रम, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इंदिरा गांधी के काल तक थोड़ा बहुत परमाणु कार्यक्रम के बारे में आप पढ़ोगे। अब बात करेंगे सेकंड टर्म के सिलेबस के बारे में। सेकंड टर्म में फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, तो सेकंड टर्म के चैप्टरों जो लगे हुए हैं चैप्टर, उन चैप्टरों में आप क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे। तो फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति, जिस चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, हिंदी में बोले तो शक्ति के नए केंद्र या सत्ता के नए केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो शक्ति के नए केंद्र का मतलब समझ लो पहले तो थोड़ा सा क्या है कि भाई ये जो मतलब कि हमारे सेंटर हैं, मतलब कि पावर के नए हब बनते जा रहे हैं। इससे बिजली वाला मत समझ लेना आप, ठीक है। यानी कि जो शक्ति है, मतलब कि जो कंट्री हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। ग्रुप एक शक्तिशाली होता है भाई, ग्रुप के अंदर अलग मतलब कि पावर बनती है। तो उसी सारी चीज़ों को पढ़ना है कि पहले तो आपने पढ़ लिया भाई वो सारा नाटो वगैरह आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ के आओगे, नाटो को पढ़ोगे, ठीक है। आप पढ़ के आ रहे होगे मतलब कि अमेरिका का वर्चस्व और रूस का मतलब कि जो हेजमनी रहा, तो इन दोनों के बारे में आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत। लेकिन जो मतलब कि ये भी शक्ति के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं धीरे धीरे। तो जिसमें आप पढ़ोगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EU बोल देते हैं। पढ़ोगे आप आसियान के बारे में, पढ़ोगे आप सार्क के बारे में। आसियान में आप पढ़ते हो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री हैं उनके बारे में अध्ययन करते हो, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप पढ़ोगे सार्क, मतलब कि भारत और भारत के पड़ोसी देश का जो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। दोस्तों देखो, पढ़ो तो ऐसा पढ़ना मतलब कि अच्छी तरह से, कि भाई कहने का मतलब इन सारी चीज़ों में आपको हर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, कि इसमें आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी भी हैं, देखी जाए तो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वही है कि आप पढ़ किस प्रकार से रहे हो। ब्रिक्स राष्ट्र में आप पढ़ोगे आप रूस, चीन, इजराइल और भारत, ठीक है। ब्रिक्स राष्ट्र आप पढ़ोगे रूस, चीन, इजराइल और भारत। लेकिन ध्यान रहे मैं आपको ब्रिक्स बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ब्रिक लिख रखा है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ब्रिक्स में एस जो ऐड हो गया है वो साउथ अफ्रीका के लिए ऐड हो गया है। तो साउथ अफ्रीका नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब कि वैसे ब्रिक्स जब आप पढ़ोगे तो साउथ अफ्रीका भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन ब्रिक्स राष्ट्र के ऊपर आपको मतलब कि वो पढ़ाया जाएगा, मतलब कि थोड़ी उनकी केस स्टडी उन कंट्रियों की, ठीक है। तो रूस, चीन, इजराइल, वैसे आप भारत और इन देशों के साथ जब संबंध पढ़ के आए होगे, जब भी आप जानकारी जुटा के आ चुके होगे। अगला चैप्टर है आपका
दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, साउथ एशिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड। इसमें आप पढ़ोगे दक्षिण एशिया में शांति और लोकतांत्रिकरण के लिए संघर्ष और प्रयास क्या क्या रहे। ध्यान से समझें कि दक्षिण एशिया का पार्ट दोस्तों उसे कहते हैं साउथ एशिया का, कि एशिया महाद्वीप में जो साउथ वाला हिस्सा है, कि भारत और भारत से सटे हुए जो देश हैं, ठीक है, उन देशों के अंदर शांति का किस प्रकार से मतलब कि चीज़ें रहीं, किस प्रकार से पीस रहा, ठीक है, और डेमोक्रेसी को करने के लिए, डेमोक्रेसी को अपनाने के लिए किस प्रकार से उन कंट्रियों ने कोशिशें की, संघर्ष करा, वही सारी चीज़ें पढ़नी है। कि पाकिस्तान की पढ़ोगे आप, नेपाल के अंदर आपको राजा महाराजा, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और बांग्लादेश की आप पढ़ोगे वही मतलब कि भुट्टो के बारे में वहाँ से, और श्रीलंका में आप चीज़ें पढ़ोगे कि किस प्रकार से उनकी बहुत सारी चीज़ें, लिट्टे के बारे में आप पढ़ोगे वहाँ पे श्रीलंका में, और पढ़ोगे आप मालदीव में सल्तनत जो राज रहा उसके बारे में, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका चैप्टर है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में इसका अर्थ पढ़ोगे कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के घटक क्या हैं, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ठीक है, और आर्थिक, और आप इसमें थोड़ी आपको टीचर इसमें बहस करवाएंगे, डिबेट भी हो सकती है। वैसे सिलेबस में तो दे रखा है बहस करवाएंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है कि ना करवाएं आपके टीचर। सेकंड बुक है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। जानते हैं सेकंड टर्म का सिलेबस सेकंड बुक के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप पढ़ोगे भारत में दल और दलीय व्यवस्था, भारत में दल और दलीय व्यवस्था मतलब कि पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जिसमें आप पढ़ोगे पहले तो कांग्रेस प्रणाली, ठीक है, कि भारत के 3 आम चुनावों में कांग्रेस का किस प्रकार से प्रभुत्व रहा। फिर आप पढ़ोगे द्विपक्षीय प्रणाली, फिर आप पढ़ोगे बहुदलीय गठबंधन प्रणाली। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब अगर आप बीए करोगे ना तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अलग इसका एक पूरा मतलब कि आपको वो सिलेबस भी देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि पूरा पार्टीज़ के ऊपर मिलेगा कि पार्टी क्या होती हैं अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लोगे। तो अगला चैप्टर है आपका डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान बोलते हैं इसे, ठीक है। नया टॉपिक, नया चैप्टर का नाम डाला गया है, तो किताब में खोजने की कोशिशें ना करें, और इसके अंदर टॉपिक भी सारे अलग हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। तो कवर कैसे करने हैं फिर वो ये भाई इंटरनेट का सहारा लोगे तो अच्छा हो जाएगा आपका, और काफ़ी अच्छा है वैसे तो टॉपिक, ऐसी बात नहीं। क्योंकि भाई ये है कि भाई बच्चे जब बीए में जाते हैं तो बिल्कुल अलग लगता है, और बीए ऑनर्स लेते हैं तो वो सारी चीज़ आपको फिर अब कनेक्टेड लगेंगी। तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति वैसे पढ़ चुके होगे आप, ठीक है, किताब में दे रखा है इसके बारे में थोड़ा। राम मनोहर लोहिया का समाजवादी सिद्धांत जो बिल्कुल नया है, किताब में नहीं मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एकात्मक मानववाद का इनका सिद्धांत, ठीक है, एकात्म मानववाद का पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत। और राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ोगे आप इसमें, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी एरा बोलते हैं ना वो इंदिरा गांधी के काल में, तो इसमें आप पढ़ोगे लोकतांत्रिक उत्थान में वयस्कों, पिछड़ों और युवाओं की भागीदारी। राम मनोहर लोहिया दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, जरूर ध्यान से पढ़ना, समाजवाद का नज़रिया देखने के लिए मिलेगा आपको इसमें। अगला लास्ट चैप्टर है इस पूरे सिलेबस का, जिसका नाम है भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां और विकास, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। इसमें आप पढ़ोगे गठबंधन का युग, जिसमें आप पढ़ोगे राष्ट्रीय मोर्चा के बारे में, संयुक्त मोर्चा के बारे में। ध्यान रहे राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा के बारे में पढ़ लेना, किताबों में नहीं दे रखा होता है इस तरह से। और इसमें आप पढ़ोगे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन यूपीए, ठीक है। यूपीए का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कांग्रेस और कांग्रेस की समर्थित बहुत सारी पार्टियों का मिला जुला ग्रुप यूपीए, और वहीं उल्टा बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले जुले ग्रुप को हम एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और एनडीए का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये पूरा सेशन पढ़ोगे नरेंद्र मोदी जी तक के काल तक का, ठीक है। और फिर आप पढ़ोगे इसमें विकास और शासन के मुद्दे, और फिर है आपका ख़त्म कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि कौन से चैप्टरों में आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है। अब बात करेंगे प्रोजेक्ट वर्क के बारे में थोड़ा सा। तो देखिएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्क की पूरी थीम चेंज हो गई है, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा हो सकता है टीचर लोग भी थोड़ा इग्नोर कर दें, यूँ कहने लग जाएं कि हमको भी नहीं पता। जाहिर सी बात है कि स्कूल के अंदर केवल 2-3 टीचर ये होते हैं जो एग्ज़ाम के बारे में सीबीएसई से कनेक्ट रहते हैं, तो टीचर को अगर नहीं पता तो आप थोड़ा वो ना समझें, ठीक है। वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वैसे टीचर को पता लगवा देते हैं जो टीचर लोग होते हैं हेड इंचार्ज।
तो जो प्रोजेक्ट वर्क की थीम है कुछ इस प्रकार से होगी, ध्यान से समझें कि देखिएगा ऐसे बांट दिया गया है कि 10 नंबर मिलेंगे आपको फर्स्ट टर्म में और 10 नंबर में भी 5-5 नंबर अलग अलग करके मिलेंगे। जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो आपका ये फेस है उसमें 5 नंबर आपके शामिल करे जाएंगे। अब 5 नंबर कहोगे भैया ये किस चीज़ के हैं, मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर ऐसे होंगे आपके हर एक्टिविटी के आधार पे होंगे कि आपका प्रोजेक्ट मतलब कि आपका क्लास में प्रेजेंटेशन किस प्रकार से है, जब आप टीचर आपसे सुनते हैं तो वो क्या है, यार बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखी जाए तो भर ही पड़ी हैं, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन भैया कि टीचर आपको किस तरह से सोचते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि वो एक दिन बुलाएंगे और 10 नंबर एक साथ दे देंगे, क्योंकि ये तो स्कूल के टीचर के द्वारा ही फर्स्ट टर्म का जो प्रोजेक्ट है ना वो स्कूल के टीचरों के द्वारा ही आपका तैयार होना है और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के टाइम के दौरान का 5 नंबर आपका डाटा चढ़ाया जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म का आपका इस प्रकार से 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और जो आपका इंटरनल यानी कि स्कूल के अंदर के ही टीचर आपको प्रोजेक्ट वर्क आपका तैयार करवाएंगे और उसमें मतलब कि आपको नंबर देंगे। वहीं बात करें सेकंड टर्म के बारे में, तो सेकंड टर्म का जो फेस है 5 नंबर मिलेंगे दिसंबर से जनवरी तक के पीरियड का और जनवरी से फरवरी तक का टाइम में 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन सेकंड टर्म का जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें ध्यान रहे इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि दूसरे स्कूलों के टीचर आपके स्कूल के अंदर आएंगे प्रोजेक्ट को चेक करने, आपसे चीज़ों को सुनेंगे जिसमें आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें आपने रिसर्च करी है वगैरह वगैरह। तो बाहर से भी टीचर आएंगे और आपके भी टीचर आपको मतलब कि डेस्क पे आपको बैठे हुए मिलेंगे और बाहर से टीचर जो होंगे वो, और दोनों टीचर मिलके आपको सेकंड टर्म का प्रोजेक्ट आपके 10 नंबर देंगे, ठीक है। तो 10 नंबर फर्स्ट टर्म, 10 नंबर सेकंड टर्म, 20 नंबर कंप्लीट और 40-40 नंबर आपके वहाँ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बुक के अंदर। और देख सकते हो टोटल, तो आई होप कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का टोटली अलग अलग सिलेबस। तो हम आशा करते हैं कि आपको फुल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन कहना चाहेंगे कि आप इसको अपने क्लास ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आप इस आर्टिकल को जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अगर आप इसका लिंक चाहते हो तो ये हमारी दोस्तों वेबसाइट है जिसका नाम है reciteinfo.com। तो reciteinfo.com के आप गूगल पे सर्च करना और हमारा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच।